नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं NIRF रैंकिंग के बारे में। दोस्तों, यह रैंकिंग हर साल भारत में MHRD मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। अभी यह 2020 में जारी किया गया था और लेटेस्ट 2021 के लिए आने वाला है। दोस्तों, जब भी हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो हमें होता है कि हम टॉप यूनिवर्सिटी या टॉप कॉलेज में जाएं। तो उसके लिए हमें एक रैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। हम किसी भी वेबसाइट पर चले जाते हैं, गूगल पर सर्च करने लगते हैं, तो हमें कुछ गलत डाटा, कुछ सही डाटा हमें कुछ मिलता है, लेकिन जो गवर्नमेंट के द्वारा जो डाटा दिया जाता है उसको हम सही मान सकते हैं। लेकिन NIRF रैंकिंग की जो है कि कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। यूँ कहें तो हमारे डिमांड के हिसाब से हम अगर उसको सही तरीके से देखना आता है हमें, तो हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। अगर हम ओवरऑल ऐसे देख लेंगे कि अगर मुझे प्लेसमेंट चाहिए और मैंने रैंकिंग के हिसाब से देख लिया, तो आपको कहीं आप गलत भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि NIRF रैंकिंग को आपको कैसे देखना है और कैसे समझना है। तो और बाकी चीज़ें मैं पूरी वीडियो में आगे बताऊंगा। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आपको समझिए कि NIRF रैंकिंग के बारे में पूरी डिटेल में आपको नॉलेज हो जाएगी। तो चलिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू आपको पूरी डिटेल में NIRF रैंकिंग के बारे में समझाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में जाना है और NIRF यहाँ पे टाइप करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है। तो आप NIRF टाइप करके सर्च करेंगे तो इस तरीके से लिंक ओपन हो जाएगा। तो लिंक ओपन होने पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर आपको ओपन हो जाएगा। दोस्तों, पहले तो हम इस वेबसाइट के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो इनमें PDF दे रखे हैं, इसके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। तो पहले ओवरव्यू इसके अबाउट के ही देख लेते हैं। तो अबाउट में हम देखते हैं दोस्तों, इसका जैसा कि आपको पता है, इसका फुल फॉर्म है NIRF का नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। दोस्तों, एक फ्रेमवर्क है जो रैंकिंग इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग के लिए काम आता है। तो इसको MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। पहली बार यह लॉन्च हुआ था 2016 में। इसको 2015 में अप्रूवल मिल गया था। इस कमेटी ने पूरी हर चीज़ डिसाइड करके 2015 में इसको तैयार किया था। फिर ये 2016 में पहली बार जो है 4 अप्रैल को रिलीज़ किया गया था। दोस्तों, कई तरीके के मेथडोलॉजी हैं, कई तरीके के पैरामीटर्स पर यह बेस्ड है, कई तरीके से के जो फैक्टर हैं इस पर मतलब कि वर्क करते हैं। और तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें इसमें पूरी देखेंगे हम लोग, और 3-4 PDF हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक क्राइटेरिया लेकर सिर्फ दिमाग में आ रहे हैं और इंस्टीट्यूशन को चॉइस कर रहे हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप गलत हो जाएँ। तो पूरी डिटेल में हम बात कर लेंगे तो आपको एक आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि कैसे इंस्टीट्यूशन को चूज करते हैं। तो पहला PDF हमारा ये है कि जो 2017 में जो मेथडोलॉजी यूज किया गया था रैंकिंग बनाने के लिए और मैट्रिसेस किस तरीके से थे, उसको हम देख लेते हैं। तो पहले हम इस PDF को ओपन कर लेते हैं और इस PDF में अब देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहले NIRF रैंकिंग में देखिए तो 2017 में यहाँ पे अब नीचे आते हैं। यहाँ पे पहला जो पॉइंट है साइलेंट फीचर इस रैंकिंग का क्या है कि मेथडोलॉजी इज बेस्ड ऑन द डेवलपिंग अ सेट ऑफ मैट्रिक्स फॉर द रैंकिंग ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स एग्रीड अपॉन द कोर कमेटी। कोर कमेटी ने जो भी पैरामीटर्स पर तैयारी की या फिर जो भी पैरामीटर पर वो एग्री हुए थे, उसी के आधार पर उसी को पूरी मेथड को लेकर यह जो है इंस्टीट्यूशन रैंकिंग जो बनाया गया है। दीज पैरामीटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 बोर्ड हेड एंड हैव बीन फर्दर इलोबरेटेड इनटू सुटेबल सब हेड। ईच ब्रॉड हेड हैज अ overall weight assigned to it within each head. The various subhead also have an appropriate weight distribution. दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि पहले ये 5 जो पैरामीटर्स है वो 5 हेड्स में बनाए गए हैं, फिर उसके बाद उनको भी सब हेड में एलोबरेट किया गया है। फिर उसके हिसाब से उनको ऐड करके, उस पॉइंट को ऐड करके फिर ओवरऑल जो है वेटेज बनाया गया और उनको वेटेज भी प्रोवाइड, हर सब हेड को, हर हेड को एक वेटेज प्रोवाइड किया गया है रैंकिंग बनाने के लिए। फिर तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि एन अटेम्प्ट इज आल्सो मेड टू आइडेंटिफाई द रिलीवेंट डाटा नीडेड टू suitably measure the performance score under the subhead. Emphasis here is on the identified data that the institution can easily provide or is easy to obtain from third party sources and easily verifiable whenever verification is needed. This is important into the interest of transparency. दोस्तों, यह बताया गया है कि जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है, हर का पॉइंट दिया गया है, साथ में जो भी हम डाटा ये ले रहे हैं वो हर बहुत वेरीफाई रहता है, और जब भी ज़रूरत पड़ता है कॉलेज से वेरिफिकेशन के लिए तो वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं और भी थर्ड पार्टी डाटा भी वेरीफाई करके लेते हैं। तो यानी ये पूरी तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसको मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए उसको लेकर चल रहे हैं। फिर चौथा पॉइंट ये होता है कि अ सूटेबल मैट्रिक्स इज देन प्रपोज्ड बेस्ड ऑन दिस डाटा
which computes a score under each subhead. The subhead score are then added to obtain score for each individual head. The overall score is computed based on the weights allotted to each head. The overall score can take the maximum value of 100. दोस्तों मैं सीधी भाषा में बता दूं कि इसमें दो है, एक हेड है एक सब हेड है। हेड में जो बनाया गया है वो भी 100 नंबर का बनाया गया, उसमें सब हेड बनाया गया है, उसमें सब हेड में भी उनको अलग अलग वेटेज दे रखा है। तो सब हेड को मिलाकर फिर हेड जो है 5 हैं उनको भी मिलाकर फिर मैक्सिमम 100 नंबर, ओवरऑल 100 नंबर बनते हैं। उसके आधार पर जो है रैंकिंग की जाती है और जो कॉलेज को स्कोर बताया जाता है। द इंस्टीट्यूशन कैन देन बी ऑर्डर्ड बेस्ड ऑन दियर स्कोर। तो उसी के आधार पर जो है रैंकिंग की जाती है और इंस्टीट्यूशन की एलिजिबिलिटी फॉर द कॉमन एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक रैंकिंग। Learning from the experience in 2016, it is proposed to have the following different way of ranking। तो यहाँ पर इन्होंने पूरी तरीके से जो है बताया किस तरीके से रैंकिंग की गई, कौन कौन से मेथडोलॉजी कैसे यूज की गई है। दोस्तों ये जो है 2017 में यूज किया गया था। अब यहाँ पे डाटा कलेक्शन के बारे में बताया गया है कि डाटा कलेक्शन किस तरीके से यूज किया गया, कैसे लाया गया डाटा को, और भी चीज़ें इस तरीके से बताया। और फिर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल बताया गया है कि एज द प्रीवियस ईयर नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन, जैसे कि आप जानते हैं एनबीए के बारे में, विच कंटिन्यू टू बी द रैंकिंग एजेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ द एनआईएफ रैंकिंग फॉर 2017। मतलब एनबीए ने ही जो है कि रैंकिंग एनआईएफ रैंकिंग के बिहाफ पर जो है कि रैंकिंग की हुई है। फिर उसके बाद आता है एनआईएफ शैल इनवाइट इंस्टीट्यूशन टू इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द रैंकिंग एक्सरसाइज टू द रजिस्टर ऑन द NIRF portal starting from 1st September 2016. The data should be submitted on online facility created for the purpose latest by the November 15, 2016। तो दोस्तों इसको मतलब कि हर इंस्टीट्यूशन को ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो भी इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे रैंकिंग में कि पूरी मतलब जो इंडिया के जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है सभी नहीं है, बहुत जितने लोगों ने NIRF के लिए डाटा प्रोवाइड कराया था उन्हीं की रैंकिंग आई हुई है। सभी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, सभी मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो कुछ ना कुछ जो है कि जो इंटरेस्टेड थे उन्होंने ही डाटा प्रोवाइड करा रखा है। तो एक तरीके से देखा है तो ये ड्रॉबैक है NIRF रैंकिंग का, यानी डिसएडवांटेज कि इसमें पूरे स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी मतलब कि कॉलेज इंस्टीट्यूशन नहीं है, कुछ ना कुछ छूटे हुए हैं। तो खासकर कि स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज छूटे हुए हैं। तो अभी जो भी इंटरेस्टेड है अभी सबके लिए कंपलसरी नहीं है शायद ये। तो फिर इसी देखिए NIRF बाई इटसेल्फ और विद द हेल्प ऑफ अदर सुटेबली आइडेंटिफाइड पार्टनर्स एजेंसी विद आल्सो अंडरटेक द ऑथेंटिकेशन ऑफ डाटा वेयर एज फेल्ट नेसेसरी द वेयर द फिजिबल। मतलब इसके जो ऑथेंटिकेशन है उसके लिए भी दूसरी पार्टनर इन्होंने एजेंसी बना रखी है, और भी चीज़ें जो मतलब कि ज़रूरी है उसके लिए इन्होंने कई चीज़ें कदम उठा रखा है। फिर यहाँ पे देखिए ईयर और करेक्शन पॉलिसी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, इसके बारे में पूरी ट्रांसपेरेंसी इन्होंने दे रखी है। अब आती है कि यहाँ पर जो 2017 में वेटेज था, लेटेस्ट वेटेज भी हम देखेंगे 2020 के लिए भी। पहले हम देखते हैं समरी फॉर रैंकिंग पैरामीटर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला पॉइंट है टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज के लिए, जिसमें इन्होंने 100 मार्क्स बना रखे 100, और उसकी वेटेज जो है 0.30 है। उसके बाद जब अभी आगे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा कैसे होता है। फिर उसके बाद आता है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस आता है, फिर ग्रेजुएशन आउटकम्स आता है, फिर आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, एंड फिर आता है परसेप्शन। तो दोस्तों आप देखेंगे, आप बोलेंगे कि इसमें तो हम तो प्लेसमेंट के लिए बस कॉलेज के लिए देखते हैं, इसमें तो प्लेसमेंट कहीं है ही नहीं। तो दोस्तों आप धीरे धीरे जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कई तरीके के पैरामीटर्स पर ये जो रैंकिंग बनाई गई है। और दोस्तों मैं बता दूं कि आप जब देखेंगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा नहीं ये सब भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस हम सीधा टारगेट करते हैं प्लेसमेंट के लिए, लेकिन ऐसा चीज़ नहीं है। आप इन सब चीज़ों को अगर ये चीज़ें अच्छी हैं तो मुझे तो लगता है कि प्लेसमेंट भी ज़रूर सही होगा। उसके बाद आता है देखिए यहाँ पर इन्होंने जो सब कैटेगरी वाली बात करी, सब हेड वाली बात की थी, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पर फिर उसमें ABCD बना रखा है। जैसे पहला जो उन्होंने बताया था कि टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज TLR में यहाँ पे भी ABCD 4 कैटेगरी बना रखी है और उनको भी मार्क्स दे रखा है। जैसे स्टूडेंट स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग डॉक्टरल स्टूडेंट 20 मार्क्स के लिए रहा। फिर यहाँ पे देखिए B, यहाँ पे देखिए FSR बना रखा है, इसमें 30 मार्क्स कर रखे हैं। फिर इसमें C कंबाइंड मैट्रिक्स फॉर फैकल्टी विद PhD यहाँ पे बना रखा है। फिर रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस RP बना रखा है। फिर ग्रेजुएशन आउटकम में देखिए यहाँ पर इन्होंने ये 3-5 बना रखे हैं। फिर उसके बाद आउटरीच इसमें 4th कैटेगरी में बना रखे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा डिटेल में देखिए आपको
एक मिनट में आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे इकोनॉमिकली सोशली चैलेंज स्टूडेंट, इसका भी मैटर करता है इसमें रैंकिंग में। फिर यहाँ पे देखिए परसेप्शन स्टूडेंट फ्रॉम अदर स्टेट एंड अदर कंट्रीज में, कुछ मत कॉलेज में बच्चे अदर स्टेट से आए हैं कि नहीं आए हैं। परसेंटेज ऑफ वुमन भी यहाँ तक कि इसमें मैटर करता है, जिसमें यहाँ पे 25 मार्क्स के लिए दे रखा है यहाँ पे। लेकिन ये 0.01 वाले कैटेगरी में है, तो आप देख सकते हैं कि आप देखेंगे जब इसको पूरी रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी जो मार्क्स है, कितना वेटेज जो है और कौन कौन से पॉइंट को किस वेटेज में डाला गया है, आपको पूरी आइडिया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रिसेंट ऑफ वुमेन यहाँ पर देख लीजिए, परसेंटेज ऑफ वुमेन यहाँ पर देख लीजिए। फिर यहाँ परसेप्शन में है एम्प्लॉयर और रिसर्च इन्वेस्टर्स, इन परसेप्शन के आधार पर भी यहाँ पर दे रखा है। और हाँ, यहाँ पर देखिए जो हमारा जो सेक्शन जो आप जिसके लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि जो प्लेसमेंट वगैरह वाली बात, तो देखिए यहाँ पर जो ग्रेजुएशन आउटकम्स में इसको रखा गया है। और इसमें जो है सी कैटेगरी जो मीडियम सैलरी है GMS 20 मार्क्स के लिए यहाँ पे, तो देख लीजिए जो इसका वेटेज है किस तरीके से यहाँ पे रखा गया है। और उसके बाद आता है कि कंबाइंड मैट्रिक्स फॉर प्लेसमेंट हायर स्टडीज़ एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके लिए 40 मार्क्स रखा गया है। फिर 15 मार्क्स इसके लिए रखा गया है मैट्रिक्स ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, मतलब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए भी इसमें रखा गया है। फिर आता है कि मैट्रिक्स ऑफ नंबर ऑफ PhD स्टूडेंट ग्रेजुएटेड मार्क्स, अब इसमें भी देख लीजिए। और इसका टोटल वेटेज जितना आएगा 100 मार्क्स में आएगा, उसका भी 2.0 जो यहाँ पे वेटेज है तो इसके हिसाब से रखा गया है। फिर उसके बाद इन सबको ऐड करके रैंकिंग तैयार की जाएगी। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर नीचे भी इन्होंने बता रखा है कैसे। तो पहला जो पॉइंट था LTR, हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देंगे LTR, जल्दी जल्दी करते हैं। फिर रैंकिंग वेट इतना है। फिर ओवरऑल असेसमेंट देख लीजिए, TLR का जो TLR काउंट करने के लिए हम फिर 4 पैरामीटर्स यहाँ पर है, उनको भी अलग अलग मार्क कर दिया। वही हेड और सब हेड वाली बात कही है कि हेड जो है यहाँ पर ये है, सब हेड जो है ये सब ये 5 चारों है। फिर उनके आधार पर फिर जो इन चीज़ों को करने के लिए कंपोनेंट मैट्रिक्स बेस्ड ऑन, अब यहाँ पर इन चीज़ों को इस बनाया गया है। उसके आधार पर फिर देखिए दूसरा जो पहला, अब यहाँ पर ये पॉइंट को भी, जो ये पॉइंट है स्टूडेंट स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग PhD SS, जो SS जो 20 मार्क्स को ए को काउंट करने के लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर बनाया गया स्टूडेंट स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग PhD स्टूडेंट 20 मार्क्स के लिए। तो इसको कुछ इस क्राइटेरिया से इन्होंने कैलकुलेट कर रखा। अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, अगर मैं एक पूरा ओवरऑल रिव्यू कर देता हूं। बाकी अगर आपके पास समय हो तो आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि मैं जो रैंकिंग देख रहा हूं किसके आधार पर देख रहा हूं। और अगर आप चाहेंगे तो स्पेसिफिक भी रैंकिंग देख सकते हो, क्योंकि जब आप NRF रैंकिंग का PDF डाउनलोड करेंगे उसमें किसी कॉलेज का, तो उसमें अलग अलग सेक्शन में हर चीज़ें अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, तो वो भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होगा। फिर आप देखिए बी यहाँ पर इन्होंने कुछ इस फार्मूले से यहाँ पे इन्होंने कर रखा है। फिर C, फिर ऐसे ही D। अब इन्होंने पूरा इस तरीके से पूरा पहले फिर पॉइंट आउट करेंगे, फिर उसके बाद उसमें फिर उसमें 100 के लिए बनाएंगे, फिर उसमें 0.3 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वहाँ पर जाकर आपका ओवरऑल निकलता है। फिर देखिए यहाँ पे रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ देख लीजिए कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए कंबाइंड मैट्रिक्स फॉर पब्लिकेशन 30 मार्क्स का है, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर नीचे आते हैं B मार्क्स के लिए भी यहाँ पे कुछ इस फार्मूले को कैलकुलेट करेंगे। फिर C जो है इस तरीके कुछ कैलकुलेट करेंगे। तो इन सबको कैलकुलेट करके आपको फिर NRF रैंकिंग मिलेगा, और जो मिलेगा उसमें आप देखेंगे कि अच्छा कुछ इस तरीके से है। तो अब देखिए आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी जो है ये भी 100 मार्क्स के लिए है। अब इसमें भी अलग अलग सेक्शन यहाँ पे जोड़ रखा है, जैसे यहाँ पे 4 सेक्शन है, सब हेड है, चारों सब हेड के लिए फिर अलग अलग इन्होंने फिर ABCD बना रखे हैं। परसेंटेज स्टूडेंट फ्रॉम द अदर स्टेट के बच्चे जो दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ते हैं उसके भी रैंकिंग में इंक्रीमेंट होता है। इसीलिए देखेंगे कि आपको आपकी स्टेट में या अदर स्टेट में जो कॉलेज होते हैं उसमें कुछ सीटें फिक्स होते हैं, जैसे 15% या 20% सीटें फिक्स कर देती हैं स्टेट गवर्नमेंट वाले भी, कि भाई अदर स्टेट के बच्चे हैं, जिससे उनका कुछ जो है कि डाइवर्सिटी जो है इंक्रीज हो सके। अगर आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उसका भी फ़ायदा मिलता है। और फैसिलिटीज़ फॉर द फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर इन सब की भी रैंकिंग पूरी बनती है। तो और दोस्तों इसका ये फ़ायदा है कि अलग अलग सेक्शन में रैंकिंग बनती है, तो आपको जो भी ज़रूरत होगा रैंकिंग देखने का, आप उसकी जो इंस्टीट्यूशन उसके बगल में PDF का लिंक होता है, उस पर क्लिक करके आप पूरा PDF देखेंगे तो उस सेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि अच्छा क्या रेशियो क्या किस तरीके से है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे रैंकिंग को तो आप ज़रूर समझ पाएंगे कि अच्छा ये चीज़ें सही ठीक है। तो चलिए अब फिर आते हैं अपने बात पर। एक PDF तो हम लोग कंप्लीट कर लिखे हैं, फिर अब आते हैं पैरामीटर्स पे। पैरामीटर्स पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर रखे हैं 2017 के बारे में, तो वही चीज़ें अभी भी हैं। टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज LTR और 4 पॉइंट उसके सब जो हेड हैं। उसके बाद फिर देखिए रिसर्च एंड प्रोफेशनल
PRP, फिर यहाँ पे 4 उनके सब हेड हैं, फिर ग्रेजुएट आउटकम्स यहाँ पे 2 सब हेड हैं, फिर आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी OI जो है इनके 5 सब हेड हैं, फिर पीयर परसेप्शन। दोस्तों ये चीज़ें हैं। अब देखिए अब फिर ओवरऑल हमें फिर से एक बार क्लिक, मतलब अगर हमें देखना है अलग अलग जो डिसिप्लिन के लिए हैं कि किस तरीके से उनकी मेथडोलॉजी या यूज की गई है, तो देखिए यहाँ पर पहले तो ओवरऑल के लिए भी जो रैंकिंग आई है उसके लिए आप मेथडोलॉजी देख सकते हैं, और इंजीनियरिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, फार्मेसी के लिए, कॉलेज के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, लॉ के लिए, मेडिकल, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पहले हम ओवरऑल तो 2017 का देख ही चुके हैं, चलिए इंजीनियरिंग पर क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं। तो देखिए इंडिया रैंकिंग 2020 है, तो इसमें हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, यूज ओपन होगा। अब देखिए यहाँ पर पैरामीटर्स बता रखा है कुछ उसी तरीके से एकदम सेम टू सेम, फिर इन्होंने पूरी तरीके के लगभग वही चीज़ें हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर। आप अगर थोड़ा भी समय मिले तो आप पढ़ लीजिएगा, आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। वैसे मैं बहुत मतलब कि वीडियो लंबा होने के डर से मैं इतना डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आपको एक ओवरव्यू जरूर दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएंगे कि कुछ इस तरीके से NRF रैंकिंग वर्क कर रही है। तो दोस्तों इसमें कुछ यही चीज़ें हैं, हो सकता है कि साल दर साल कुछ फैक्टर जो पैरामीटर से थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो, कुछ उनका जो पॉइंट हो, मार्क्स हो, उनका कुछ घटे बढ़े, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। अब आते हैं फिर अगले सेक्शन में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर ये हो गया, फिर रैंकिंग पर ही आते हैं। रैंकिंग में आप देखिए तो यहाँ पे 19 जो है 18 का है, 17 का है, 16 का है। तो हम लेटेस्ट में चलते हैं, 2020 के लिए चलते हैं। तो 2020 के लिए जब ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 11 जून 2020 को ये लॉन्च किया गया था श्री रमेश पोखरियाल के द्वारा, जो कि निशांक। अब यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर MHRD जो इन्होंने है, ये हैं अभी फ़िलहाल। तो अभी हम देखते हैं इंजीनियरिंग के लिए। तो इंजीनियरिंग में आएंगे तो इंजीनियरिंग में देखेंगे कि कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने देखिए रैंक बैंड दे रखा है कि रैंक बैंड, फिर यहाँ पे रैंक बैंड यहाँ पर भी अलग अलग दे रखा है। तो आप जब मतलब अभी यहाँ पर जब एक कंप्लीट हो जाएगा तो उस रैंक बैंड में चले जाएंगे, फिर अलग अलग। तो यहाँ पर पहले हम देखिए, अब जो लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, तो पूरा आपको पता चल जाएगा कि लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग कितने हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल मिलाकर कितने पार्टिसिपेंट यहाँ पर देखिए तो 1071 एंट्रीज हैं। मतलब देखा जाए तो मतलब टोटल जितने भी कॉलेज हैं वो मतलब पूरे नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के मुझे लगता है मैक्सिमम कॉलेज यहाँ पर इसमें हैं। फिर उसके बाद अगर आप इसको बैक करके देखते हैं कि कौन कौन से रैंकिंग क्या है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहले जो रैंकिंग में, पहले इंजीनियरिंग वाले रैंकिंग में पहला तो IIT मद्रास है, फिर IIT दिल्ली है, फिर IIT बॉम्बे है, फिर IIT कानपुर है, IIT खड़गपुर है। तो इस तरीके से है। अब मेन यहाँ पर आता है, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें यहाँ पे जो इसका PDF दे रखा है। तो इस पर PDF जब ओपन करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे पैरामीटर्स के बारे में, कुछ उसी हिसाब से यहाँ पर हर चीज़ें सेक्शन में अलग अलग बांट दी गई हैं। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि NRF जो है कि इसका ओपन हो रखा है इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मद्रास में। तो यहाँ पे सैंक्शन इनटेक, अप्रूव्ड इनटेक, तो कितने सीट हैं उस इसमें और कितने इनटेक किए गए हैं। पहले तो 2018-2019 में बताया गया है, अभी 19 और 20 के लिए तो नहीं आया है। तो 488 बच्चे इसमें उसमें बच्चे थे UG में, और UG जो 5 ईयर प्रोग्राम है उसमें इतने बच्चे थे, फिर 2 ईयर प्रोग्राम में इतने बच्चे थे, और PG प्रोग्राम में इतने बच्चे थे। फिर आता है टोटल एक्चुअल स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूशन, मतलब टोटल कितने स्टूडेंट हैं फिलहाल। नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए यहाँ पर दिया गया है। फिर विद स्टेट जो है विद इन स्टेट के बच्चे, आउटसाइड स्टेट के बच्चे कितने हैं, आउटसाइड कंट्री के बच्चे कितने हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट कितने हैं, सोशली चैलेंज जो बच्चे चैलेंज हैं वो कितने हैं। और यहाँ पे देखिए SC ST यहाँ पे बताया गया है सोशली चैलेंज यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीविंग फुल ट्यूशन फी रिम्बर्समेंट फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट 47 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीविंग ट्यूशन फी रिम्बर्समेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन फंड, इसमें बताया गया, पूरी डाटा आपको दी रखी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीविंग फुल ट्यूशन रिम्बर्समेंट द प्राइवेट बॉडीज़ 100 है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट रिसीविंग फुल ट्यूशन फी रिम्बर्समेंट। तो इसमें भी आपको पूरी लिस्ट में आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा डाटा जो है आपको पूरा शो कर रखा है। यहाँ पे प्लेसमेंट और हायर एजुकेशन, दोस्तों मेन पॉइंट आप लोगों के लिए प्लेसमेंट एंड हायर एजुकेशन। तो प्लेसमेंट भी देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने मीडियन सैलरी दे रखा है,
मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको प्लेसमेंट पर जाके आप टारगेट करते हैं तो आप जिस इंस्टीट्यूट के बारे में देखना चाहते हैं आप उसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, उसके प्लेसमेंट जो प्लेसमेंट वाला ऑप्शन होता है वहाँ पर जाइए। उसमें आपको पूरी डिटेल में आपको मिल जाएंगे कि हाँ कौन कौन से बच्चे का कितना पैकेज लगा है या कितना प्लेसमेंट हुआ है। इसमें तो आपको मीडियम सैलरी ही मिल पाएगा। तो कुछ तरीके से इस तरीके आइडिया कर सकते हैं बच्चे कितने बाहर पढ़ने गए हैं। इस सब नंबर ऑफ स्टूडेंट हायर स्टडीज़ जो हायर स्टडीज़ के लिए है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मिनिमम स्टिपुलेटेड टाइम जो है कि कम से कम जितने भी टाइम में जो कोर्स है उसमें पास किए हैं बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड बताया गया है इसमें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मीडियम सैलरी दिया गया है और रैंकिंग बनाने में आपको पता है कि कितना इसका वेटेज होता है इस वाले सेक्शन का, तो आप उसमें भी उस तरीके से भी देख सकते हैं। तो आप अगर आपको प्लेसमेंट ही देखना तो ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देख लीजिए प्लेसमेंट एंड हायर स्टडीज़ फॉर द प्रीवियस 3 ईयर यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर ये भी देख लीजिए। फिर PG कोर्स के लिए दे रखा है प्लेसमेंट के लिए, फिर 3 ईयर प्रोग्राम के लिए, तो अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग उन्होंने पास्ट 3 ईयर का प्लेसमेंट जो है रिकॉर्ड और जो एजुकेशन के लिए रिकॉर्ड भी दे रखा है। फिर यहाँ पर PhD स्टूडेंट डिटेल दे रखा है, PhD फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए कितने स्टूडेंट उनके नंबर्स दे रखे हैं। फिर दे रखा है कि नंबर ऑफ PhD स्टूडेंट ग्रेजुएटेड इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड PhD, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूटिलाइज अमाउंट फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द प्रीवियस 3 ईयर, तो यह यूनिवर्सिटी ने या फिर इंस्टीट्यूट ने कितनी जो है पैसे जो है खर्च किए हैं अलग अलग सेक्शन पर और कितने पैसे इन्होंने लगाए हैं। तो यहाँ पर पूरी डिटेल में आप एक तरीके से फाइनेंशियल जो रिसोर्स भी आपको पता चल रहा है कि कितनी पैसे फंड कितना इनको मिल रहा है और कितना एक खर्च कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर भी अलग अलग दे रखा है, तो इसमें अच्छे से देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है PCS फैसिलिटीज़ फॉर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट, जो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए कितना अच्छा चीज़ बता रखा है कि डू योर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हैव लिफ्ट और रैम्प, यानी अगर आप हैंडीकैप्ड हैं या फिर कुछ तरीके से फिजिकली चैलेंज है तो आपको रैम्प वगैरह है, लिफ्ट वगैरह की सुविधा है कि नहीं कॉलेज में, ये भी बता रखा है। मोर देन 80% ऑफ द बिल्डिंग, इसमें बता रखा है कि IIT मद्रास में मोर देन 80% ऑफ द बिल्डिंग में रैम्प वगैरह या लिफ्ट वगैरह हैं। डू योर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हैव स्पेशली डिजाइन टॉयलेट फॉर हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, यस मोर देन 80% ऑफ द बिल्डिंग। तो दोस्तों इस तरीके से हर इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में उसमें यहाँ पे बता रखा है। फिर यहाँ पर देखिए कुछ डायग्राम और ग्राफ वगैरह के द्वारा शो करके इन्होंने बताया कि शॉर्ट में आप देख सकते हैं जो पैरामीटर्स के द्वारा, यहाँ पर पैरामीटर्स आप उसके जो इसके फुल फॉर्म है वहाँ पर इसको रिफ़र कर सकते हैं उस PDF में जो लेटेस्ट में है, तो यहाँ पर भी देख लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप रैंकिंग देखेंगे तब तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है ये चीज़ें हैं। तो अलग अलग रैंकिंग में थोड़ा बहुत अगर देखेंगे तो आप कभी कभी आपको लगता होगा कि कुछ जो इंस्टीट्यूशन ख़राब है वो और कुछ इंस्टीट्यूशन जो बढ़िया वो नीचे आ रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशन ख़राब है वो ऊपर आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से रैंकिंग बनाई जाती है कि हो सकता है कुछ चीज़ें उसमें जो आप सोच रहे हैं कि उसके हिसाब से वो अच्छी हो, लेकिन कहीं दूसरी चीज़ उसमें बहुत अच्छी हो और उसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है, और जिसमें कुछ ख़राब हो नीचे उसके लिए नीचे आ रहा हो। तो कुछ इस तरीके से मैटर करते हैं। तो आप इसमें पूरी तरीके डिटेल में देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इन्होंने लगभग कितना यहाँ पर देखिए 300 तक का इन्होंने रेंज बैंड बना रखा है। तो रेंज बैंड 300 तक इन्होंने स्कोर नहीं दिखा रखा है, बस इन्होंने NIRF रैंकिंग बता रखी है। तो रुकिए मैं बता रहा हूँ कहाँ तक इन्होंने बस रैंकिंग बता रखा है। तो यहाँ पर देखिए टॉप 100 का नहीं 200 तक इन्होंने स्कोर बता रखा है कि किस तरीके से इनका स्कोर क्या है। क्योंकि देखिए स्कोर इतना है, तो आप देख सकते हैं कि जो टॉप में जो IIT मद्रास है उसकी स्कोर में और जो 200 लास्ट में है उसकी स्कोर में कितना डिफरेंस है, 50 के लगभग नियर अबाउट डिफरेंस है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मतलब कि इस तरीके से तो इतना अंतर जो है इन सब में है। तो आप इन सब से देख सकते हैं कि मतलब कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होंगी और IIT मद्रास की जो फैसिलिटीज़ होंगी, जो वहाँ के रिसर्च पेपर होंगे, जो पब्लिकेशंस होंगे, तो किस तरीके की चीज़ें होंगी वहाँ पर। उसके बाद इन्होंने शायद स्कोर बताना नहीं चाहा, तो स्कोर इन्होंने अगले बैंड में बस NIRF रैंकिंग के अगले में इन्होंने कड़ी में बस डाल दिया है उनको। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जिनका रैंकिंग नहीं बताया गया, बस लिस्ट बता दिया गया है और उनके फर्स्ट वर्ड के हिसाब से इनको कर दिया गया। तो इसमें भी कोई इनकी रैंकिंग नहीं है। इसमें जो देखेंगे जो 200 to 250 है, इनमें मतलब कि कोई
नाम के हिसाब से ही, बस फर्स्ट नेम के हिसाब से ही कर दिया गया है। इसमें कोई रैंकिंग नहीं बनाई गई है, बस इनको बताया गया है कि ये 200 to 250 के रैंक में है। फिर उसके बाद आता है 251। 251 में भी कुछ इस तरीके से आपको देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं क्या करूँ, ये टॉपिक बड़ा तो है ही। और दोस्तों अब ऐसे और अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में भी देख सकते हैं। मतलब आप मेरा जो समझाने का मोटो आप समझ गए होंगे कि क्या मैं समझाना चाहता हूँ, कि आपको ये जो रैंकिंग बनाई गई है अलग अलग पैरामीटर्स पर बनाई गई है। अगर आप बस एक पैरामीटर्स को लेकर चलेंगे और सोचेंगे इस हिसाब से जज करेंगे तो गलत होगा। लेकिन दोस्तों जो रैंकिंग अब यहाँ पर निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जो पहले रैंक पर है और जो यहाँ पे 10वें या 15वें रैंक पर है, उनमें ज़रूर ही पहला रैंक वाला अच्छा इंस्टीट्यूट होगा इंजीनियरिंग कैटेगरी में। क्योंकि जो जिस तरीके से वहाँ पर मतलब कि अलग अलग चीज़ें जो उस पैरामीटर्स हैं वो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो उसमें बहुत अच्छी है। अब देखिए यहाँ पर जो है, अगर दो बच्चे इसमें कन्फ्यूज हैं कि जो IIT मद्रास और IIT दिल्ली के लिए है, तो इसमें देखिए कुछ खास स्कोर में डिफरेंस नहीं है। अब बस आपके प्रेफरेंस पर निर्भर करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। IIT मद्रास आपको पसंद है पर्सनली, आपको और भी चीज़ें आपको पर लागू कर सकते हैं। जैसे आपको दिल्ली में रहने का मन कर रहा है या फिर आपको हॉस्टल लेने का मन नहीं, आपका घर दिल्ली में है, आप मद्रास में ही रहना चाहते हैं, तो अगर आप मद्रास में तो आप मद्रास में भी ले सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर जो इतना जो गैप बन रहा है, अगर देखिए NRF रैंकिंग में और भी अगर मान लीजिए 40 स्कोर गैप हो रहा है और भी चीज़ स्कोर गैप हो रहा है, तब हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ बेसिक डिफरेंस हो, कहीं प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, वहाँ के टीचर और स्टूडेंट रेशियो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। इस तरीके से कई डिफरेंस हो सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन देखना है तो आप इसमें आप उसके तुरंत उसमें PDF ओपन कर लीजिए और ओपन करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है। अब यहाँ पे देखिए मीडियन सैलरी जो है यहाँ पर कुछ 5 लाख रुपए दे रखा है, जबकि IIT मद्रास में 11 लाख 12 लाख रुपए दे रखा था। देखिए यहाँ पर मीडियन सैलरी, हाँ यहाँ पर देखिए ₹10 लाख यहाँ पे देख रही है, और जो उसके पहले वाले ईयर में 13 लाख रुपए यहाँ पे मीडियन सैलरी थी। तो आप ज़रूर समझ सकते हैं IIT मद्रास और ये जो जामिया इस्लामिया के बारे में, कि यहाँ जामिया इस्लामिया की रैंकिंग में अंदर है, तो आप प्लेसमेंट में भी डिफरेंस दिख रहे हैं। तो आप निश्चित समझ गए होंगे दोस्तों। बाकी अलग अलग रैंकिंग भी इसमें दे रखी है, और अलग अलग जैसे मेडिकल के लिए ओवरऑल दे रखा है, फार्मेसी के लिए दे रखा है, और भी जो इसमें पता है मैनेजमेंट के लिए, लॉ के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, डेंटल के लिए भी दे रखा है। और रैंकिंग रिपोर्ट भी आप दोस्तों एक यहाँ पर एक PDF ये है, यहाँ पर रैंकिंग रिपोर्ट भी देखेंगे तो इसमें भी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, कि जैसे मतलब डाटा जो है, देखिए यहाँ पर डाटा वगैरह जो है किस तरीके से कलेक्ट किया गया है, कौन कौन से डाटा हैं, इसमें पूरी डिटेल में यहाँ पर भी दी गई है। दोस्तों इस PDF को भी पढ़ेंगे तो आपको जो है कि इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी कॉलेज के बारे में, अपने जो इंडिया में इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में। दोस्तों इसका ड्रॉबैक ये है कि बहुत पूरे कॉलेज जो हैं कि फार्म नहीं मतलब कि अप्लाई किए हैं सब, बस 1000 1500 कॉलेज ही जो है कि अप्लाई किए हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के मैक्सिमम किए गए हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक बात और आपको बताता हूँ। जैसे इंजीनियरिंग में आएंगे तो आपको इसमें देखेंगे ना कि उत्तर प्रदेश का मान लीजिए जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, जैसे HBTU है, MMM है, और IIT लखनऊ, शायद IIT लखनऊ नहीं है, तो इसमें 2-3 कॉलेज जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो हैं बस इसमें पार्ट किए हुए हैं, बाकी और तो कोई पार्ट किया ही नहीं है। तो मतलब कि कैसे पता चलेगा कि और भी चीज़ें और भी कॉलेज अच्छे हैं या बुरे हैं। तो लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम IITs NITs हैं तो और भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्ट किए हैं, तो ये अच्छी बात है। और भी अभी इधर आप चाहें तो इधर भी देख सकते हैं, नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट वगैरह देख सकते हैं कि कब आया है, किस तरीके से आया है, पब्लिकेशन वगैरह इस सब के बारे में देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन वगैरह कुछ दे रखा है इसमें, तो आप इसमें भी पढ़ सकते हैं, इसमें भी आपको हेल्प मिलेगा अच्छा खासा। बाकी आप कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके, यहाँ पर यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। दोस्तों वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा बहुत ज़्यादा, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। फिर भी मैंने अपना मोटो जो है समझा रखा है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो और साथ में इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पर लगातार डालता रहूँगा। तो दोस्तों मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।